हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर प्रोटेक्टर में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि एक दो दिनों से यूट्यूब पे एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से छाया हुआ है और इसको लेके जो है चर्चा बहुत ज़्यादा की जा रही है। वो है सेटलमेंट को लेके कि आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है अक्टूबर में, जिसको लेके कई सारे यूट्यूबर्स ने और कई सारे मतलब लीगल एडवाइजर जो अपने आप को बोलते हैं और कई सारे एडवोकेट्स ने इसको लेके यूट्यूब पे वीडियो बना भी दी है। बट मैंने ये वीडियो 2 दिन बाद मतलब 2 दिन पहले ये सब वीडियो बननी इस टॉपिक को लेके शुरू हो चुका था और मैंने 2 दिन बाद इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं बिल्कुल तय में जाके एकदम सही जानकारी अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने वेट किया और देखा कि दूसरे लोग कंटेंट को किस तरीके से बना रहे हैं। तो मुझे क्योंकि उनकी तरह कंटेंट बनाना नहीं ना, उनको देख के कॉपी करना है। मैंने तो एक ही चीज़ ऑब्जर्व की कि कई ऐसे फेक एडवोकेट अपने आप को बोलते हैं जो लोग एडवोकेट, और उन लोगों ने क्या किया कि शुरू मतलब थंबनेल तो चलो बनाया जो भी बनाया कि सेटलमेंट नहीं होगी, ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके जो भी हाइप बनाया। मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों को कि भाई अच्छा ठीक है, तुमने अट्रैक्शन के लिए आपने जो अपना ये आपका इम्प्रेशन क्लिक रेट होता है जो भी कि मतलब वीडियो कितनी बार शो की गई, उस पर कितनी बार क्लिक किया गया, इन सबको आप बढ़ाने के लिए आप थंबनेल बहुत अच्छा बना रहे हो, कोई इशू नहीं है। चलो आप टॉपिक में जब एंट्री करते हो तो भी आप हवा बना देते हो, आप जब टॉपिक बना रहे हो उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट जब वीडियो खत्म कर रहे हो तब तो जो आपका जो व्यूअर है उसको सही जानकारी दे के जाओ यार। ठीक है, तब आप रेफरेंस पे छोड़ देते हो कि हमने एक लिंक डाल दिया उसको जाके पढ़ लो। क्यों पढ़ लो भाई, तो तुम किस लिए वीडियो बना रहे हो? सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपको कम से कम आपका जो व्यूअर है वो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, आप सब्सक्राइबर हजारों लाखों में करके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जानकारी तो पूरी की पूरी दे के जाओ ना यार वीडियो में। शुरुआत तुमने ऐसे की जैसे ऐसा कोई नियम बन गया कि जिसके बाद तो हर आदमी सूली पे ही चढ़ जाएगा, उसे खत्म कर रहे हो तो भी आदमी सूली पे चढ़ा के ही आप छोड़ के जा रहे हो। एटलीस्ट उनको सही जानकारी दे के तो जाओ। मतलब मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ वो लोगों ने गलत कंटेंट बनाया, जो भी मैं कह रहा हूँ यार जिस तरीके से आपने शुरू किया उसको खत्म भी उस तरीके से करो और सही जानकारी आखिरी में दे के जाओ। ये जो जानकारी की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या जानकारी दी, वो जानकारी है सेटलमेंट को लेके, जो कि हर लोन बोरोवर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब मैटर होता है। उन्हें लगता है कि जब किसी बोरोवर को लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और आगे और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है या अभी स्टेबल है, तो वो आगे लोन नहीं दे पाएगा, पूरी तरह से ईएमआई नहीं दे पाएगा, तो वो कोशिश करता है कि इसको सेटलमेंट ही करा दिया जाए। जैसे 4 लाख का लोन है तो चलो 1 लाख में हो गया, 2 लाख में, वो बैंक डिसाइड करता है। इसका पूरा क्राइटेरिया होता है, सेटलमेंट भी मन मर्जी के अमाउंट में नहीं होता, उसका भी पूरा क्राइटेरिया होता है। उसके लिए बैंकिंग में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं बैंक्स में, और जो एनबीएफसी है उसमें वो लोग ये सारी चीज़ों का फैसला करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति को देख के, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है इसको ऐसा बना दिया गया कि लोगों को ऐसा लग रहा है, बोरोवर को ऐसा लग रहा है कि अब सेटलमेंट होगी नहीं। ऐसा टॉपिक बना दिया अब सेटलमेंट नहीं होगी, आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अरे भाई ठीक है सेटलमेंट नहीं होगी, लेकिन किसकी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ये सब भी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। आपको बताना चाहिए कि ताकि आपका व्यूअर भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। मेरे पास जब ये वीडियोस वगैरह वायरल हो रही थी 1-2 दिन में, मैंने देखा कई लोगों की बहुत सारी वीडियोस इस पे आई, तो मैंने भी वेट किया। मैंने इसलिए लेट किया वीडियो बनाने में क्योंकि मैं पहले सारे टॉपिक को अच्छे से समझना चाहता था, क्योंकि जो भी मेरे साथ भले ही कम व्यूअर हो मुझे उसका अफसोस नहीं, लेकिन वो लोग मेरे साथ ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं जो चीज़ बताऊंगा वो जेन्युइन बताऊंगा और सही गाइड करूंगा, मैं डराता नहीं अपने किसी भी व्यूअर को। ठीक है ना। तो मैंने इसलिए वेट किया और मेरे पास कल से आज तक में कम से कम 15 से 20 कॉल्स आ गई मेरे व्यूअर्स की, जिन्होंने मुझे बोला कि सेटलमेंट को लेके ये क्या नई गाइडलाइन आई है सर, आप प्लीज़ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या अब हम सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने अभी मेरे से, कल एक व्यूअर थे हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी पुणे से, उन्होंने एक अभी उनका हमने सेटल कराया है कार्ड इंडसेंड का 20% में कराया है। तो और जो ये थे अपना 1-2 और व्यूअर्स हैं जो सेटलमेंट कराने का प्लान बना के बैठे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ये तो नियम ऐसा आ गया, अब तो हम सेटलमेंट करा ही नहीं पाएंगे। तो उसी चीज़ को मैंने क्लियर करने के लिए मैंने कहा कि पहले मैं एक बार टॉपिक और जो आपका आरबीआई की गाइडलाइन है उसको पढ़ लेता हूँ, देन आफ्टर जो है मैं आपको ये क्या कहते हैं इस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप लोगों के मन में कोई डाउट ही ना रह जाए। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आरबीआई ने जो गाइडलाइन है वो क्या जारी की है और उसका मतलब क्या है, और सेटलमेंट अब होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किन लोगों की होगी। ठीक है ना। तो मैं आपको शुरू करता हूँ बताना कि ये चक्कर क्या है। ऐसा है देखिए, आरबीआई ना मतलब एक ना एआरसी होता है
जिसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं। ये मतलब आरबीआई ऑथराइज करता है एआरसी को। ये लोगों का काम क्या होता है, इन लोगों का काम होता है कि जो भी ये क्या कहते हैं बोरोवर है ना, जो भी बोरोवर है, सॉरी मैं इधर आ जाता हूँ, जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है और वो सेटलमेंट करवाना चाहता है, ठीक है ना, जो बोरोवर है और वो सेटलमेंट करवाना चाहता है, उसकी सारी जो मतलब फाइनेंशियल स्थिति है वो दे सकता है कि नहीं, उसके पास एसेट है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को जो है ऑडिट करने का जो काम है, मतलब पता करने का ये काम है इसका। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जिम्मेवारी उसको दी जाती है, ठीक है ना। तो मतलब जो नई गाइडलाइन है उसमें क्या है कि ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने एक मतलब आईएसी बनाने का फैसला किया है, जिसको इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी बोलेंगे। तो इन्होंने ये क्या किया है कि इस आईएसी के अंडर मतलब लीगल के लोग भी होंगे, जो लीगल जानकारी रखते हैं, फाइनेंशियल वाले भी होंगे, और नॉर्मल मतलब जनरल भी कुछ लोग होंगे, ठीक है ना, जनरल स्टाफ भी होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंडर इन लोगों को मतलब रिक्रूट करने का फैसला किया है। और ऐसा मतलब ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो आईएसी होगा ना, इसका काम ये होगा कि इसके अंदर ये जो लोग हैं ना, अलग अलग जिम्मेवारी वाले लोग, ये लोग क्या करेंगे कि अगर कोई आदमी अपना लोन सेटल कराने के लिए जाता है, बैंक के पास अप्रोच करता है कि भाई मेरा आप लोन सेटल करा दो, तो ये लोग क्या है, ये लोग इस चीज़ का फैसला लेंगे कि हाँ ये आदमी सही में सेटलमेंट करवाने के लिए मतलब सही में ये हकदार है कि नहीं सेटलमेंट कराने का। इसका कारण क्या है, देखिए मैं बताऊँ एक चीज़ कि ये जो सेटलमेंट है ना, लोन का सेटलमेंट, ये हर किसी को जैसा कि पता है कि ये हर किसी को जैसा कि पता है कि सेटलमेंट आदमी कब कराता है, जब वो ईएमआई देने में असक्षम हो जाता है, मतलब कैपेबल नहीं है कि वो ईएमआई रेगुलर दे सके, ठीक है ना, रेगुलर वो ईएमआई दे सके। तो उसमें क्या होता है, वो जो भी बोरोवर होता है वो चाहता है कि सेटल करा ले लोन, ठीक है ना, मतलब बोरोवर ये चाहता है कि लोन को सेटल करा ले। अब ईएमआई नहीं दे सकते, मान लीजिए 6 लाख का लोन है, तो चलो बैंक को अप्रोच करता है कि देखिए मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख रुपए हैं, जो भी है अपनी अमाउंट, जो कैपेबल अमाउंट है, वो बोलता है कि एक बार में सेटल कर दो आप। एक तो होता है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है ना, ये ओटीएस होता है। ये वो बैंक उसको बोलता है कि या तो आप ओटीएस करा लो वन टाइम में, जो भी हमारी मान लो 6 लाख की आउटस्टैंडिंग है, तो 1.5 लाख में हम इसको आपको ओटीएस कर देते हैं, ठीक है, वन टाइम में ही आप पेमेंट करके खत्म करो। एक होता है, इसमें भी ऑप्शन होता है कि बैंक ये देखता है कि भाई आदमी जो है फाइनेंशियली कितना ज़्यादा सक्षम है, अगर वो एक बार में नहीं दे सकता तो 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 तक मतलब ईएमआई में यही ओटीएस के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके, और उसके बाद उसको बोलता है कि आप पेमेंट कर दो किस्तों में, ठीक है ना, 25-25 हज़ार की बना दी या जो भी है, ऐसे कहता है कि सेटल करा दो। तो जो है फाइनली मतलब ये होता है, ये बैंक के ऊपर सारा फैसला होता है, और बोरोवर की कंडीशन देख के ये चीज़ की जाती है, इस चीज़ का फैसला लिया जाता है। तो अब क्या है, ये जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये लोग जो रिक्रूट किए गए, इन लोगों को क्या जिम्मेवारी दी गई है, और ये जिम्मेवारी दी क्यों गई है सेटलमेंट को लेके, वो इस वजह से दी गई है क्योंकि कई लोग ऐसा है ना जो इंटेंशनली ऐसा करना चाहते हैं, मतलब सेटल कराना चाहते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या कारण है मैं बता दूं, एक सेकंड। कई जो बोरोवर होते हैं ना, लोन लेते हैं जो, वो लोग क्या करते हैं, वो इंटेंशनली मतलब जानबूझकर वो चाहते हैं कि लोन को जो है इंटेंशनली जो है वो कहते हैं कि हम लोन को सेटल करा दें, ठीक है ना। तो वो चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं, जैसे कई लोगों ने क्या तरीका अपनाया हुआ है कि मान लीजिए वन टाइम में ही डीएसए होता है ना, जो लोन दिलवाता है डीएसए, ठीक है, डीएसए के थ्रू ना वो मल्टीपल बैंक्स या एनबीएफसी से लोन ले लेते हैं एक ही समय में, एक टाइम में मल्टीपल से लोन ले लेते हैं, 20 लाख 30 लाख मतलब टुकड़ों में लेते हैं, कहीं से 5 लाख मिल गए, कहीं से 6 लाख मिल गए, कहीं से 10 लाख मिल गए, ऐसे करके लोन ले लेते हैं, एक बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, 20 लाख हो गए, 30 लाख हो गए, 40 लाख तक हो गए, मतलब ये अलग अलग पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है सिबिल स्कोर पे,
कि कितने का लोन मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन पे अगर अच्छी है तो ये अमाउंट और बढ़ सकती है। मल्टीपल बैंक से सिंगल टाइम में ले लेते हैं। वो कैसे, एक ही बार में फाइल लगाते हैं सब बैंकों में, ताकि सबके यहाँ से सेम क्रेडिट स्कोर उसका दिखाए। नहीं तो अगर एक एक महीने के बाद लगाएंगे ना, तो जैसे कि जो क्रेडिट की इंक्वायरी होती है ना, सिबिल की इंक्वायरी जो बैंक करता है, तो वो वहाँ पे ना इंक्वायरीज में आ जाता है। सिबिल रिपोर्ट कभी आपने निकाली होगी तो उसमें आप देखेंगे कि आपने जब जब किसी बैंक में फाइल लगाई है तो वो वहाँ पे दिखाएगा कि कितनी कितनी अमाउंट के लिए आपने फाइल लगाई है अपने लोन लेने के लिए, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन या एसेट के लिए कोई लोन लिया आपने, तो वो सब दिखेगा उसमें, ठीक है ना। तो वो एक टाइम में ही लगा देते हैं, 5-7 बैंकों में एक साथ लगा देते हैं। और लगा देते हैं तो क्या होता है कि एक ही बार में सब जगह अप्रूव होके डिसबर्स भी सेम टाइम में ही हो जाता है लोन, बंदे की कैपेसिटी देख के, तो बड़ी एक अमाउंट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने ये चीज़ क्या की है कि ये लोग लोन लेके एक टाइम में बड़ा लोन, मान लीजिए मल्टीपल बैंक से ले लिया, ठीक है, या फिर एक ही बैंक से, उसकी मान लीजिए किसी की सैलरी महीने की 2 लाख रुपए, उसको ही ऑफर हो गया कि भाई आपको 15 लाख रुपए हम कर देंगे। हालांकि पर्सनल लोन इतना ज़्यादा नहीं, बिजनेस लोन की अगर बात करें तो बड़ी अमाउंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पर्सन, कि बिजनेस उसका कैसा चल रहा है, पीछे क्या रिकॉर्ड रहा है, रिटर्न्स कैसे जा रही है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जा रही है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो उसको बड़ी अमाउंट हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए मैं बात करता हूँ, चलिए 15 लाख की अमाउंट हो गई, तो जो पर्सन है उसने 15 लाख का लोन ले लिया, चाहे एक ही जगह से लिया चाहे मल्टीपल जगह से ले लिया, मैं छोटी अमाउंट की बात करता हूँ। तो कई लोगों ने क्या अपना तरीका बना लिया था कि लोन ले लिया 15 लाख का, ठीक है ना, एक आधी ईएमआई दे दी, जो भी 1 या 2 दे दी बस। उसके उन्होंने ईएमआई देना जो है वो बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ईएमआई देना एकदम स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया तो क्या हुआ कि रिकवरी वाला प्रोसेस शुरू हो गया। जो भी रिकवरी का प्रोसेस होता है आप लोगों को पता ही है कि पहले बैंक के ऑफिशियल जाएंगे या एनबीएफसी के जाएंगे, फिर थर्ड पार्टी वाले जाएंगे, ठीक है ना, फिर कॉल्स आएंगी, ठीक है। ये सारे तरीके उन्होंने जो है अपनाना शुरू कर दिया बैंक्स ने, ठीक है। और इन लोगों के ऊपर जो बोरोवर था जिसने ये 15 लाख का लोन लिया, बोरोवर था जिसने 15 लाख का लोन लिया, इसके ऊपर ये सारे रिकवरी के जो है तरीके लग गए। और लगाने के बाद क्या हुआ, बैंक को हासिल क्या हुआ, 0, ठीक है, 0 हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बैंक ने क्या किया कि बैंक या तो थर्ड पार्टी जिसको अपॉइंट किया उसको ये जिम्मेवारी दी कि भाई जाओ आप जाके इससे जो है सेटलमेंट कराओ, सेटलमेंट की अमाउंट की बात करो। तो जैसे मान लीजिए 15 लाख का था, उसने 2 ईएमआई भी तो दी, तो समझिए कि 50-50 हज़ार की भी दी। अगर मान लें हम बात करें तो फॉर एग्जांपल 50-50 हज़ार की भी दी, तो 1 लाख रुपए 2 महीने में आए। कई लोग तो एक ईएमआई देते हैं तो 50 हज़ार ही आए, तो इनका तो इंटरेस्ट भी वसूल नहीं हुआ, तो प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी बहुत बड़ी खड़ी है, ठीक है ना। तो बैंक ने इनको बोला कि भाई हमारे तो पैसे डूब गए, आप एक काम करो कि इनसे सेटल कराने की बात करो। तो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी जो होता है ना, मैक्सिमम उसका काम होता है सेटलमेंट कराना, जो पैसे आ रहे हैं वो वसूल लो बस। और सिब्बल में ले जाके इनका जो है सिब्बल जो स्कोर है उसमें रिपोर्ट कर दो कि जो अमाउंट आई उसको रिसीव करो। अमाउंट मतलब जो का भी मतलब ये नहीं है कि 15 लाख का था और 1 लाख ले लिया, बस 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिया और बोला कि चलो भाई सेटल कर दो, ऐसा नहीं है। एक पूरा उसके लिए टीम बैठी हुई है, वो देख के बताएगी कि 15 लाख का है तो 7 लाख तक ले लो, 8 लाख ले लो, मतलब वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आदमी की कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या किया, 15 लाख का लोन लिया और सोच रहा है कि 7 लाख या 8 लाख में मेरा सेटल हो जाएगा। ऊपर के जो भी पैसे थे 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा, वो तो उसने खा लिए, ठीक है ना, ले लिया और देना नहीं चाहता, ठीक है। तो उसने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी जो आई, थर्ड पार्टी वाला, उसको बोला कि भाई मेरा लोन सेटल करा दो। तो थर्ड पार्टी वालों को भी होता है कि हाँ यार लोन सेटल कराएंगे ना। तो जिस तरीके की कंडीशन, अगर मान लो ये रिजिड आदमी है, ये जो बोरोवर था जिसने लोन लिया था वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। रिजिड मतलब एकदम सख्त है, मतलब ढीठ सा है, ढीठ बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ढीठ हो गया आदमी, ठीक। तो ये आदमी हो गया, ये आदमी ने लोन ईएमआई देना तो दूर, मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया उसके बाद, एक आधी ईएमआई के बाद। यानी इसी को बोलते हैं हकीकत में, आपने कई जगह देखा होगा, आपके सिबिल में इसको ये शो करता है विलफुल डिफॉल्टर, आता होगा आप लोगों के, कई लोगों के ना सिबिल में ये दिखाता होगा, ठीक है ना। जब कोई लोन आप मान लीजिए नहीं दे रहे हैं तो सिबिल में जब एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक है
वो रिपोर्ट करता है आपके सिबिल को, तो वहाँ पे ये शो करता है विलफुल डिफॉल्टर। इसी को विलफुल बोलते हैं। विलफुल मतलब हो गया आपका जिसने अपनी इच्छा से जानबूझकर, ठीक है ना, जानबूझकर डिफॉल्ट किया। यही हकीकत में विलफुल डिफॉल्टर होते हैं। लेकिन इन लोग ऐसे लोगों की वजह से कुछ जो बेचारे सही में मतलब फाइनेंशियली टूट गए, जिनका बिजनेस डूब गया या जो पैसे नहीं दे पा रहे, नौकरी चली गई, वो लोग इन लोगों की वजह से बदनाम है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या तरीका अपनाया कि 15 लाख के लोन को जो है सोचा कि 7 लाख में सेटल करा दें। अब ये लोग पहले करा लेते थे, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी बोलती थी कि 7 लाख में यार लोन सेटल कराओ, इनको जो भी 20-30% है उतना कमीशन इनको मिल जाता था, ठीक है। तो पहले ये चीज़ हो जाती थी। अब क्या हुआ कि पहले ये हो जाता था तो ये हकीकत में जो था, जो बोरोवर था जिसने लोन लिया है, इसका ना बैकग्राउंड चेक करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं था, ठीक है, कि हकीकत में ये सक्षम है कि नहीं, ये जानबूझ के तो नहीं 7 लाख पे बंद करा रहा है, ये सब चेक करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। उस समय वैसे ही कि हाँ यार चलो, बैंक भी क्या करता था कि चलो सेटल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्या नुकसान है, कुछ तो पैसे आ रहे हैं, हम तो सिबिल में इसका रिपोर्ट कर देंगे, आगे से इसको लोन नहीं मिलेगा। बैंक ये सोचता था, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले ऐसे ही सोचते थे। तो क्या हुआ कि इससे तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, देश की जो आर्थिक स्थिति है ना, आर्थिक स्थिति या जो हम कहते हैं उसका खजाना बोलते हैं देश का, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। क्योंकि लोन लिया, खाया, तो बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, सरकार को तो कहीं ना कहीं करके पूरा करना पड़ेगा, बैंकों को नुकसान से निकालना पड़ेगा, सब तरह का तरीका होता है, आरबीआई को भी नुकसान पूरा करना पड़ेगा। तो ये आर्थिक बोझ पड़ रहा था, ठीक है ना। ऐसा करने से, ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे बरोबर की वजह से आर्थिक बोझ पड़ रहा था, ठीक है ना, देश के खजाने पे, और देश के ऊपर भी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। तो क्या हुआ कि अब इस चीज पे लगाम कसने के लिए, ठीक है, ये इनकी हरकतों पे या विलफुल डिफॉल्टर्स पे लगाम कसने के लिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में एक गाइडलाइन जारी की, जिसके अंदर एआरसी को ये बोला कि भाई तुम एक आईएसी बनाओ, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी, जिसके अंदर वही मैंने आपको बताया लीगल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों को अपॉइंट करो, और जो लोग सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं, इन लोगों का बैकग्राउंड चेक करो। मतलब ऐसी अभी सिफारिश की गई है, अभी इस पे फाइनल फैसला नहीं आया है, हो सकता है ये इम्प्लीमेंट हो जाए 1 जनवरी 2023 से, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सिफारिश की गई है, ये सिफारिश अप्रूव हो जाती है तो ये चीज़ें होने वाली हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इनको आईएसी को बोल दिया कि भाई जो बोरोवर है ना, कोई अगर अप्रोच कर रहा है सेटलमेंट के लिए तो तुरंत सेटलमेंट मत करो, इसको रोक दो अभी, ठीक है। पहले चेक करो कि ये जो बोरोवर है क्या इसने इंटेंशनली जो है सेटलमेंट का ऑप्शन चुना है, क्या ये जानबूझ के चाहता है कि सेटलमेंट कर लूँ, पैसा ले लिया इकट्ठे और कम अमाउंट में सेटल कराना चाहता है। ये सब चेक करने का काम जो है ये इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी का है, ठीक है ना, इसको ये काम दे दिए। ये लोग कैसे करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो पैन नंबर से खुलता है वो, है ना, पैन नंबर आपको देना पड़ता है, या आप किसी बिजनेस में पार्टनर हो, कहीं भी हो, वहाँ अपने पैन नंबर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, किसी भी ढंग से। तो ये लोग जो होंगे ये इसके पैन नंबर से पता करेंगे कि इस आदमी ने किसी और बैंक में अकाउंट तो नहीं खोल रखा, जिस बैंक से मान लीजिए सेंट्रल बैंक से लोन लिया और जाके यहाँ से लोन लेके पैसे उसे देना बंद कर दिया, अब जाके अकाउंट खुलवा लिया इंडसइंड बैंक, एसबीआई या किसी अदर बैंक में इसने अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन वहीं से करने लग गए, और यहाँ दिखा रहा है डिफॉल्टर है, ठीक है ना, यहाँ दिखाया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो लोन नहीं दे रहा, ठीक है, और वहाँ से ये मजे में अपनी लाइफ काट रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो आईएसी है इसको ये जिम्मेवारी, ऐसा सुझाव दिया गया कि जो आईएसी के मेंबर होंगे ना ये चेक करेंगे इसका पैन से या अलग अलग तरीकों से कि भाई ये जो आदमी ये हकीकत में सक्षम है भी कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि ये दूसरे बैंक में अकाउंट चला रहा है या कोई बिजनेस साइड बाय साइड कर रहा है, किसी को पता नहीं है, तो ये बैकग्राउंड जो है चेक करने का काम कहाँ से शुरू होगा, पैन से, ठीक है ना, उस पर्सन के पैन से इससे चेक करना शुरू करेंगे। उसके अलावा आस पड़ोस में जाके इंक्वायरी करेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखने के लिए फिर लीगली भी चेक करेंगे, मतलब हर तरीके से इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये जो आदमी है ये कहीं जानबूझ के तो नहीं सेटल करा रहा। तो ये जिम्मेवारी किसको दी जा रही है, आईएसी को, ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड पता करने का। अगर तो इसमें ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ये आदमी भाई जिसने ये बोरोवर ने लोन लिया है और ये सेटलमेंट कराना चाह रहा है इंटेंशनली, तो इस सेटलमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सेटलमेंट होगा ही नहीं, बैंक मना कर देगा। ये आईएसी की रिकमेंडेशन पे जो है ये आरबीआई मतलब आईएसी की रिकमेंडेशन होगी और उसके बाद इस सेटलमेंट के प्रोसेस को इस आदमी का मना कर दिया जाएगा। ठीक है ना, सेटलमेंट होगा ही नहीं। तो सेटलमेंट नहीं होगा तो क्या, उससे रिकवरी कराई जाएगी, चाहे उसके एआरसी जो मैंने आपको बताया ना, जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, फिर इसका काम होगा उसके जो एसेट होंगे या जो भी जिस भी तरीके से, जैसे मान लीजिए अपना ये कोई एसेट है या कहीं जॉब करता है उसके में से पैसे पूसे काट के या दूसरे अकाउंट से पैसे काट के, ये सारा काम इस एआरसी का है। ठीक है ना, तो वही ये सारी सिफारिश वगैरह करती है कि हाँ भाई इस आदमी के इतना एसेट है, इसके तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं लोन का पैसा, सारी डिटेल ये देती है। तो ये इसको बोल के इसकी जिम्मेवारी हो जाएगी कि ये उस आदमी से वसूल ले पैसा। ठीक है ना, आईएसी की रिकमेंडेशन पे। तो अब इसमें जो मेन बात आती है वो मेन बात ये है व्यूअर्स कि जैसे अब जो मेन सवाल है वो ये है कि जो हकीकत में ऐसे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, क्या वो लोग इस चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे? क्या उनकी सेटलमेंट होना भी खत्म तो नहीं हो जाएगा? यही मेन सवाल था मेरे भी व्यूअर्स का। ठीक है ना, कि लोग ऐसा सब बोल रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी दें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत से लेके अभी तक बताया था कि जो ये विलफुल वाले डिफॉल्टर है ना, जो लोन लेके जानबूझ के नहीं दे रहे पैसा, ये विलफुल डिफॉल्टर, इनकी वजह से जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन डिफॉल्ट कर गए हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या और भी वजहों से, इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में डाल लीजिए, क्योंकि जो आईएसी है ना, जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी जो है, वो जब चेक करेगी और आपके पास हकीकत में पैसे नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो है सेटलमेंट जो है वो होकर रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। अगर आप सही में सक्षम नहीं है, वो इंक्वायरी जब आपके पास पैसे हैं ही नहीं और आपको पता है कि सबको पता है कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और आप दे नहीं पाएंगे एक बार में, तो डेफिनेटली आपका सेटलमेंट होगा। इसलिए आप लोगों को इस जो नया गाइडलाइन आया है इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए है। ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए इनको घबराना है अब। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग बड़े शरारती होते थे और इन लोगों की वजह से जो जेन्युइन डिफॉल्टर्स है ना, जो जेन्युइनली जिनका पैसे नहीं है वो डिफॉल्ट कर दे, उन लोगों को सारी मुसीबत आती थी। तो इन लोगों को अब घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग लोन ले लेते थे और उसके बाद फिर लोन वापस नहीं करते थे बैंक का। तो बैंक का नुकसान हो रहा था, देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा था, आरबीआई का नुकसान हो रहा था, सबका केवल इन लोगों की वजह से। तो इन लोगों पे नकेल कसने के लिए जो है ये नई वाली गाइडलाइन जो है वो आई है। ठीक है ना, ये वाली नई वाली गाइडलाइन इन लोगों पे नकेल कसने के लिए आई है। तो आप लोगों को जो जेन्युइन है, जिनके सही में पैसे नहीं हैं या फिर जो अपनी सेटलमेंट कराना चाहते हैं, उनके पास जैसे पहले ऑप्शन खुला हुआ था सेटलमेंट कराने का, वैसे आज भी ऑप्शन खुला हुआ है और आगे भी खुला रहेगा। क्योंकि जिनके पास सही में सक्षम नहीं है, बैंक चाहता है कि उनसे जो अमाउंट मिल रही है, जितने मैक्सिमम वो कर रहे हैं उतने उससे आ जाएं और उसके उनका लोन सेटल कर दें। ठीक है ना, ऐसे लोग खुद भी समझदार होते हैं, उनको पता है कि ये लोन सेटल कर रहा है तो आगे तो लोन ले नहीं पाएंगे, तो वो लोग सेटल ऐसे लोग जो हैं वो करा सकते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो कई लोगों के सिबिल में, चाहे वो फाइनेंशियली सही में क्राइसिस में थे और उनके भी सिबिल में बिल्कुल आ रहा है, तो एक बैंकिंग की ये टर्म है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हकीकत में आपके लिए नहीं है, ये तो टर्म है। जैसे डिफॉल्टर बोलना, डिफॉल्टर थोड़ा अलग तरह के वर्ड है, तो ज़रूरी नहीं कि आप डिफॉल्टर हो कैरेक्टर वाइज भी, तो ये एक टर्म होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ऐसा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी अपना लोन जो है वो सेटल करा सकते हैं। नए गाइडलाइन के हिसाब से आपके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ने वाला, ना आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है। ठीक है ना, जो जेन्युइन बरोबर है उनको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए सेटलमेंट का जो ऑप्शन है वो आज भी खुला है,
कल भी खुला है और नए गाइडलाइन के अप्लाई होने के बाद भी खुला रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि चाहे आईएसी जितनी मर्जी इंस्पेक्शन कर ले, जो मर्जी कर ले, अगर आपके पास है ही नहीं पैसे, ठीक है ना, तो आप कहाँ से दे दोगे, सीधी सी बात है। तो वो भी रिकमेंड करेंगे कि भाई ये जेन्युइन आदमी है, इसका जो है लोन सेटल कर दो, बस बात हो गई ख़त्म, ठीक है ना। तो ये था सारा का सारा टॉपिक जो एआरसी और लोन सेटलमेंट को लेके आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है, उसको लेकर मेरे व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि सर एक बार आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में पूरे अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि जो नई गाइडलाइन आई है सेटलमेंट को लेके, तो उसके अंदर क्या क्या बातें हैं जो ध्यान देने वाली है, क्या क्या हम सभी को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक नया भी रूल आया है, जिसके रूल आया नहीं मतलब रूल के ऊपर बात हो रही है कि जो चेक बाउंस के केसेस है ना, उसको लेके नया रूल आया है। उस पर अभी मतलब विचार विमर्श चल रहा है। जो अथॉरिटी है ऊपर मिनिस्ट्री है और जो भी लीगल एडवाइजरी कमेटी वगैरह होती हैं, उन लोगों से अभी विचार विमर्श चल रहा है। वो क्या है नई एडवाइजरी चेक बाउंस को लेके, उसमें उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी उसी भावना में, तो उसके बारे में और डाटा इकट्ठा करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होने वाला है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर तो आपने जैसे मान लीजिए लोन ले लिया कहीं से, ठीक है ना, और चेक दिया, आपने बैंक से जाके लोन लिया और आपने चेक दे दिया है और आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका जो है मान लीजिए कि आपने सेंट्रल बैंक से लोन लिया और आपका पैसा जो पड़ा हुआ है, आप इंटेंशनली हो, मान लो वही बिल्कुल डिफॉल्टर वाली बात, आप इंटेंशनली पैसा नहीं दे रहे, तो आपके इंडसइंड बैंक में पैसे पड़े हैं, तो ये वाला पहले ऐसा नहीं होता था कि दूसरे बैंक से काट लिए जाते थे, लेकिन ये वाली अमाउंट का पैसा है वो उस अकाउंट से काट लिया जाएगा आपका पैसा, ऐसा नियम है। इसके बारे में मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ के आप लोगों को बिल्कुल इसके डिटेल अच्छे से करूँगा, ठीक है ना। तो और बाकी डेबिट रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई गाइडलाइन में आई है। मतलब अभी बात हो रही है इसको इम्प्लीमेंट करने की और इस पर पूरा स्टडी किया जा रहा है। लीगल जो है वो भी राय ली जाएगी, जो लीगल एडवाइजरी बोर्ड है उन लोगों से भी सब चीज़ें, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चेक बाउंस के जो केसेस हैं उनको कोर्ट तक भी ना ले जाया जा सके, उससे पहले ही निपटा लिया जाए, ठीक है ना। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो वो जो है वो मैं कभी दूसरी वीडियो में फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में जो नया गाइडलाइन था आरबीआई का, जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, उसको लेकर जो है मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दी मेरे हिसाब से। बाकी फिर भी आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके या मुझसे रविवार को रात को 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, उस दिन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट।